नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। तो एसएससी जेईई 2025 को टारगेट करते हुए अपन ने कई सारे सब्जेक्ट्स देखे। आज से अपन स्टार्ट करेंगे इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग में सबसे पहले अपन आज बात करेंगे चैप्टर 1 की, जो है कि इरिगेशन टेक्निक एंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। साइंस डील्स विथ आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू द लैंड अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड फॉर इट्स नरिशमेंट इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, तो जो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन होता है वाटर का लैंड में या फील्ड में, नरिशमेंट ऑफ क्रॉप्स को कितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड, उसके नरिशमेंट, क्रॉप के नरिशमेंट के लिए, उसको बोलते हैं इरिगेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इरिगेशन की बात करें तो दो तरह का इरिगेशन होता है, सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन। ठीक है, सरफेस इरिगेशन दो तरह का, फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, और सब सरफेस इरिगेशन दो तरह का, नेचुरल सब सब इरिगेशन और आर्टिफिशियल सब इरिगेशन। ठीक है, फ्लो इरिगेशन भी दो तरह का होता है, पेरिनियल या कि कंट्रोल्ड इरिगेशन, और दूसरा होता है इनंडेशन या कि वाइल्ड इरिगेशन या कि अनकंट्रोल्ड इरिगेशन। पेरिनियल इरिगेशन एक दो तरह का होता है, डायरेक्ट इरिगेशन या कि स्टोरेज इरिगेशन। सबसे पहले बात करते हैं सरफेस इरिगेशन की। वाटर इज अप्लाइड ओवर द सरफेस एंड इरिगेशन फील्ड्स रिमेन इन वेट कंडीशन। वाटर को सरफेस पे अप्लाई किया जाता है और जो इरिगेशन फील्ड रहती है वो हमेशा वेट कंडीशन में रहती है। It is suitable for low to moderate infiltration rates and leveled और 2.2 to 3% slopy लैंड। ये सुटेबल है उस लैंड को, जो उस लैंड के लिए जो लो टू मॉडरेट, जिसका इन्फिल्ट्रेशन रेट लो टू मॉडरेट है, या और जो लेवल्ड हो या कि 2 से 3% स्लोपी हो। ठीक है, लैंड कैसी हो, जिसका लो टू मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन रेट हो और लेवल्ड हो या कि 2 से 3% स्लोपी हो। ठीक है, फिर आता है सब सरफेस इरिगेशन का पहला पार्ट, फ्लो इरिगेशन। ठीक है, फ्लो इरिगेशन की बात करें तो वाटर इज अवेलेबल एट हायर लेवल सो दैट वाटर सप्लाइड ओवर द सरफेस अंडर ग्रेविटी। फ्लो इरिगेशन जैसा कि नाम पे है, अंडर ग्रेविटी की मदद से जब वाटर का अपन सप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं फ्लो इरिगेशन। वाटर किसी हायर लेवल पे रहता है जिससे अपन उसको ग्रेविटी की मदद से सप्लाई कर सकते हैं ओवर द सरफेस। ठीक है, फिर आता है लिफ्ट इरिगेशन। इफ वाटर इज लिफ्टेड बाय सम मैकेनिकल मींस दैट इज पंप एक्सेट्रा एंड देन सप्लाइड फॉर इरिगेशन, देन दिस सिस्टम इज कॉल्ड लिफ्ट इरिगेशन। अगर वाटर को लिफ्ट किया जाता है किसी मैकेनिकल मींस से, किसी मैकेनिकल चीज़ से, जैसे कि पंप हो गया, और फिर उसको सप्लाई किया जाए इरिगेशन के लिए, तो उस सिस्टम को बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। जैसे कि वेल एग्जांपल हो गया वेल्स। ठीक है, पानी निकाल, कुएं से पानी निकाल के अपन इरिगेट करते हैं। फिर क्या है, व्हेन द वाटर सप्लाई इज एट टू लोअर लेवल टू रन बाय ग्रेविटेशन ऑफ द लैंड नोन एज लिफ्ट इरिगेशन। इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन में जब वाटर की सप्लाई बहुत ही लोअर लेवल में की जाए, जो कि फिर ग्रेविटेशन से पानी रन करे, उसको भी लिफ्ट इरिगेशन बोलेंगे। तो कुल मिला के अपने को बस ये ध्यान रखना है कि जो पानी को किसी मैकेनिकल मीन से लिफ्ट करके सप्लाई किया जाए इरिगेशन के लिए, उसको बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। ठीक है, फिर आता है पेरिनियल या कि कंट्रोल्ड इरिगेशन। कांस्टेंट एंड कंटिन्यूस वाटर सप्लाई इज एश्योर्ड टू द क्रॉप थ्रू आउट द पीरियड। पेरिनियल या कि कंट्रोल्ड इरिगेशन में जो पानी कांस्टेंट और कंटिन्यूस सप्लाई होता रहता है थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। ठीक है, दिस सिस्टम इज मोस्टली प्रैक्टिस इन इंडिया। नेग्लिजिबल सिल्टिंग टेक प्लेस इन कैनाल बेड। इस सिस्टम में नेग्लिजिबल सिल्टिंग होती है कैनाल बेड में। ठीक है, और मोस्टली ये सिस्टम इंडिया में प्रैक्टिस किया जाता है। फिर आता है डायरेक्ट इरिगेशन। ठीक है, पेरिनियल इरिगेशन में ही, जो पेरिनियल इरिगेशन का पहला था, पेरिनियल या कंट्रोल्ड इरिगेशन के भी दो मेथड थे, दो पार्ट थे, डायरेक्ट इरिगेशन और स्टोरेज इरिगेशन। तो उसमें बात करते हैं डायरेक्ट इरिगेशन की। इरिगेशन इज डन बाय डाइवर्टिंग द रिवर रन ऑफ इनटू द मेन कैनाल बाय यूजिंग डाइवर्सन स्ट्रक्चर। डाइवर्जन स्ट्रक्चर की मदद से इरिगेशन, जो रिवर है रन ऑफ की, उसको डाइवर्ट किया जाता है दूसरे साइड मेन कैनाल में। ठीक है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट इरिगेशन। इरिगेशन किया जाता है बाय डाइवर्टिंग द रिवर रन ऑफ इनटू द मेन कैनाल, किसी डाइवर्जन स्ट्रक्चर की मदद से अक्रॉस द रिवर, इज कॉल्ड डायरेक्ट इरिगेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया गंगा कैनाल सिस्टम। इट इज सिंपलेस्ट एंड मोस्ट इकोनॉमिकल पेरिनियल इरिगेशन विच इज डन बाय डाइवर्टिंग द रिवर रन ऑफ इनटू द मेन कैनाल। ठीक है, ये बहुत ही सिंपलेस्ट और काफ़ी इकोनॉमिकल पेरिनियल इरिगेशन है, जो कि किया जाता है बाय डाइवर्टिंग द रिवर रन ऑफ को मेन कैनाल की तरफ डाइवर्ट करके। ठीक है,
फिर आता है स्टोरेज या कि जिसको टैंक इरिगेशन भी बोलते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इन विच क्रॉप इज इरिगेटेड बाय मींस ऑफ डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर सो एज टू यूज इन ड्राई पीरियड। ठीक है, ऐसा टाइप ऑफ स्ट्रक्चर जिसको क्रॉप को इरिगेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि डैम जो कि रिवर के अक्रॉस कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ताकि वाटर स्टोरेज के लिए डैम जैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है रिवर के अक्रॉस, जो कि ड्राई सीजन में, ड्राई पीरियड में इरिगेशन कर सके। ऐसे ऐसे टाइप ऑफ इरिगेशन को बोलते हैं स्टोरेज इरिगेशन। एग्जांपल हो गया जैसे रामगंगा डैम प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर आता है इनंडेशन या कि अनकंट्रोल्ड या कि फ्लड इरिगेशन। ठीक है, जो फ्लो इरिगेशन का दूसरा पार्ट होता है, इनंडेशन और ब्लिक वाइल्ड इरिगेशन, या कि इसको फ्लड इरिगेशन या कि अनकंट्रोल्ड इरिगेशन या कि वाइल्ड इरिगेशन भी बोलते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड सॉइल इज सबमर्ज्ड एंड थ्रू आउट फ्लडेड विद वाटर सो एज टू कॉज सैचुरेशन ऑफ द लैंड। इस कंडीशन में जो सॉइल होती है वो सबमर्ज हो जाती है और थ्रू आउट वाटर फ्लडेड किया जाता है ताकि सैचुरेशन लेवल हो जाए लैंड पे। मॉइस्चर सोक्ड बाय द सॉइल इज़ यूज बाय क्रॉप। जो मॉइस्चर सॉइल सोक करेगा उसको क्रॉप यूज़ करेगा ओवर द क्रॉप पीरियड फॉर ग्रोथ। ठीक है, सिल्टिंग इन द कैनाल बेड इज मेन प्रॉब्लम इन दिस मेथड। इस मेथड में जो मेन प्रॉब्लम होती है वो क्या होती है? सिल्टिंग की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, सिल्टिंग इज द मेन प्रॉब्लम इन दिस मेथड। फिर आता है दूसरा इरिगेशन का दूसरा मेथड, सब सरफेस इरिगेशन। अभी तक अपन बात कर रहे थे सरफेस इरिगेशन की, अब बात करेंगे सब सरफेस इरिगेशन की। ठीक है, वाटर इज अप्लाइड टू द रूट जोन ऑफ क्रॉप्स बाय अंडरग्राउंड पाइप नेटवर्क इन विच वाटर फ्लोज अंडरग्राउंड एंड नरिशेस द प्लांट्स रूट बाय कैपिलरिटी। इसमें वाटर को सब अप्लाई किया जाएगा रूट जोन में बाई एक अंडरग्राउंड पाइप लगी रहेगी, पाइप नेटवर्क रहेगा, मिट्टी के अंदर एक पाइप नेटवर्क लगा दिया जाएगा जिससे वाटर फ्लो करता रहेगा और प्लांट को नरिश करेगा कैपिलरिटी की मदद से। ठीक है, प्लांट अपना नरिश होता रहेगा कैपिलरिटी की मदद से। ठीक है, इट इज़ सुटेबल फॉर स्लाइटली परमिएबल सॉइल। ये सुटेबल है अगर परमिएबल सॉइल हल्की परमिएबल हो, क्योंकि जो वाटर क्रॉप नरिश होगा वो कैपिलरिटी की मदद से होगा, नरिश करेगा, नरिशेस द प्लांट रूट्स बाय कैपिलरिटी की मदद से क्रॉप्स तक पानी पहुंचेगा। तो इसमें ज़रूरी ये है कि ये जो सॉइल हो स्लाइटली परमिएबल हो, और इम्परमिएबल सॉइल के लिए मेथड यूज़ नहीं किया जाएगा। ठीक है, वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इज मैक्सिमम सो इट इज़ बेस्ट मेथड ऑफ इरिगेशन बट इनिशियल कॉस्ट इज़ हायर। और इसमें जो जैसे अंडरग्राउंड पाइप नेटवर्क रहेगा तो कोई और पानी सीधे रूट तक पहुंचता है क्रॉप्स के, तो इसमें जो एप्लीकेशन एफिशिएंसी काफ़ी हाई होती है, मतलब वेस्टेज पानी का नहीं होता इतना ज़्यादा, इसलिए इसकी जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा होती है। लेकिन इसमें इनिशियल कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, बट इनिशियल कॉस्ट इज़ हायर। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हो गया इरिगेशन के दो मेथड्स की, सरफेस इरिगेशन और सब सरफेस इरिगेशन। अब बात करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक की। ठीक है, तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन का टेक्निक जो आता है, कंट्रोल फ्लडिंग जो सरफेस इरिगेशन का पार्ट है उसके अंदर आता है। ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक में, पहला है फ्री या कि वाइल्ड या कि ऑर्डिनरी फ्लडिंग। फ्री, वाइल्ड और ब्लिक ऑर्डिनरी फ्लडिंग। ठीक है, इसमें इंटायर लैंड को डिवाइड कर लिया जाता है स्मॉल स्ट्रिप्स में बाय नंबर ऑफ फील्ड चैनल्स, जिसको लेटरल्स बोलते हैं। इंटायर लैंड इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल स्ट्रिप्स बाय नंबर ऑफ फील्ड चैनल। ठीक है, दिस मेथड इज यूज्ड ओवर रोलिंग लैंड वेयर बॉर्डर्स, चेक्स, बेसिन्स एंड फरोज आर नॉट फीसिबल। ठीक है, ये मेथड यूज़ किया जाता है वहाँ पे रोलिंग लैंड में जहाँ पे बॉर्डर, चेक, बेसिन, फरोज फीसिबल ना हो। फरोज क्या होता है? फरोज बोलते हैं नालियों को, नालियों को फरोज बोलते हैं। ठीक है, तो ये मेथड वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे बॉर्डर, चेक, बेसिन और फरोज फीसिबल ना हो, वहाँ पे अपन फ्री या कि वाइल्ड या कि ऑर्डिनरी फ्लडिंग करते हैं। ठीक है, इसमें इस पूरे लैंड को कुछ नंबर ऑफ पार्ट्स में, नंबर ऑफ स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर लिया जाता है। ठीक है, और फिर पानी उसमें डाला जाता है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी इसमें लो होती है और ये मोस्ट सुटेबल होता है क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स को, उन क्रॉप्स के लिए ज़्यादा सुटेबल होता है जो कि पास पास ग्रो करती हैं। ठीक है, तो ये हो गया वाटर एप्लीकेशन क्या बोलते हैं, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक का पहला मेथड, फ्री, वाइल्ड या कि ऑर्डिनरी फ्लडिंग। ठीक है, बस गिव मी 1 सेकेंड। यस, ये मेथड हो गया। इसमें ये देखिए, ये स्मॉल स्ट्रिप्स बना लिए हैं और ये यहाँ पे क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स अगर है तो उसके लिए काफ़ी सूटेबल होगा। ठीक है, अब दूसरा मेथड देखते हैं, बॉर्डर फ्लडिंग। इस मेथड में लैंड को नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप में डिवाइड कर दिया जाता है। इन दिस मेथड लैंड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप सेपरेटेड बाय लो बॉर्डर्स। ठीक है,
लैंड को नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाता है जो कि लो बॉर्डर्स में सेपरेट होता है, सेपरेट करता है। यूनिफॉर्म जेंटल स्लोप रिक्वायर होता है डायरेक्शन ऑफ इरिगेशन की तरफ, ठीक है। एक लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप में डिवाइड कर लिया जाता है जो कि एक बॉर्डर टाइप का बना रहेगा, उससे सेपरेटेड रहेगा, ठीक है। और एक यूनिफॉर्म जेंटल स्लोप प्रोवाइड की जाएगी जिधर साइड इरिगेशन होगा, ठीक है। स्ट्रिप की डायमेंशन की बात करें तो जो विड्थ होती है स्ट्रिप की वो 10 से 20 मीटर की होती है और लेंथ 100 से 400 मीटर तक होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है स्ट्रिप। ये हो गया बॉर्डर फ्लडिंग। टाइम रिक्वायर्ड टू कवर द गिवन लैंड ऑफ एरिया, ये फार्मूला याद रखना है। जो टाइम रिक्वायर चाहिए पानी को पूरी जो एरिया है उसको कवर करने के लिए, वो टाइम कितना चाहिए, 2/2.3 बाई एफ लॉग क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ ए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। क्यू क्या है, डिस्चार्ज थ्रू सप्लाई डिच इरिगेशन क्यूमिक में मीटर क्यूब पर सेकंड में। वाई है डेप्थ ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर बॉर्डर स्ट्रिप। एफ क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल सेंटीमीटर पर आवर में। ए है एरिया इरिगेटेड लैंड, ए मैक्स क्या हो जाएगा, क्यू बाई एफ मीटर स्क्वायर इरिगेटेड एरिया है, ठीक है। तो ये हो गया अपना बॉर्डर फ्लडिंग, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे जो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होनी चाहिए, ये 20.5 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इतनी अप्रॉक्स होनी चाहिए। अब बात करते हैं चेक फ्लडिंग की। इट इज़ सिमिलर टू फ्री फ्लडिंग, ये फ्री फ्लडिंग की तरह ही है, एक्सेप्ट दैट वाटर इज कंट्रोल्ड बाय सराउंडिंग द चेक एरिया लो एंड फ्लैट लीव्स। इसमें बस फ्री फ्लडिंग की तरह है, बस एक इसमें चेंज ये होता है कि जो वाटर है वो कंट्रोल किया जाता है बाई कोई एक सराउंडिंग या कि चेक एरिया से विथ लो लीव्स एंड फ्लैट लीव्स। लीव्स क्या होता है, लीव्स होता है, लीव्स बांध को बोलते हैं, जो कि जैसे पॉन्ड होता है ना, तालाब वगैरह, उसकी जो दीवार होती है आसपास, तो यहाँ पे जो एक बॉर्डर टाइप का बना होता है उसको बोलते हैं लीव, ठीक है। फॉर चेक फ्लडिंग द इंटायर फील्ड इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ लेवल्ड प्लॉट्स सराउंडेड बाय लीव्स। तो चेक फ्लडिंग के लिए जो एरिया है वो नंबर ऑफ लेवल्ड प्लॉट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। लीव्स आर कंस्ट्रक्टेड अलोंग द कंटूर्स, लीव्स कंस्ट्रक्टेड किए जाएंगे अलोंग द कंटूर्स विथ वर्टिकल इंटरवल 5 से 10 सेंटीमीटर एंड प्लांट एरिया वेरीज 0.2 टू 0.8 हेक्टेयर, ठीक है। ये सूटेबल है बोथ फॉर लेस एंड मोर परमेएबल सॉइल, ठीक है। तो लीव्स जो है मेड़ को बोलते हैं लीव्स हिंदी भाषा में, ठीक है। तो चेक फ्लडिंग में इंटायर फील्ड को नंबर ऑफ लेवल प्लॉट्स में जो कि लीव से सराउंडेड है उनमें डिवाइड कर दिया जाता है, फिर पानी दिया जाता है, और ये मोर परमिएबल और लेस परमिएबल सॉइल दोनों के लिए सूटेबल है। इसमें जो प्लांट एरिया है वो 0.2 से 0.8 हेक्टेयर तक वेरी करेगा और वर्टिकल इंटरवल 5 से 10 सेंटीमीटर तक होता है, ठीक है। अब बेसिन फ्लडिंग की बात करें। बेसिन फ्लडिंग क्या है, इट इज़ स्पेशल टाइप ऑफ चेक फ्लडिंग स्पेशली अडॉप्टेड फॉर गार्डन एंड ऑर्चर्ड। बेसिन फ्लडिंग जो है एक स्पेशल टाइप है चेक फ्लडिंग का, जिस जिस जो कि स्पेशली अडॉप्ट किया जाता है गार्डन और ऑर्चर्ड के लिए, ठीक है। इसमें बेसिन फ्लडिंग में कैसे पानी दिया जाता है, इसमें पेड़ों के मतलब जो पेड़ों के चारों ओर गड्ढे बनाकर पानी दिया जाता है बेसिन फ्लडिंग में, ठीक है। जैसे पेड़ लगा रहेगा, इनके चारों ओर गड्ढे बनाएंगे, उसमें पानी दिया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि गार्डन में अपन देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हो गया बेसिन फ्लडिंग। अब बात करते हैं फरो इरिगेशन की। फरो इरिगेशन क्या है, फरो इरिगेशन मेथड ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स ऑन रनिंग साइड ऑफ वाटर। जैसे जिधर पानी रन कर रहा है उसी के उसी के अलॉन्ग क्रॉप्स को ग्रो करने का मेथड फरो इरिगेशन होता है। फरो मतलब होता है नालियाँ, ठीक है। running side of water ditches used in certain agriculture is called furrow irrigation. Furrow is excavated between row of plants to carry water. जो plants लगे होते हैं इनके बीच फरो एक्सकेवेट किया जाता है टू कैरी वाटर, इसमें पानी रहेगा और पानी इन प्लांट्स को मिलेगा, ठीक है। द मैक्सिमम रिकमेंडेड फरो स्लोप 0.5% टू अवॉइड सॉइल एरिएशन। जो फरो जो मैक्सिमम रिकमेंडेड फरो स्लोप है वो 0.5% है ताकि सॉइल इरोजन ना हो। वेटेड एरिया जो होगा 1/5 टू 1/2 ऑफ टोटल एरिया होगा, मतलब 0.2 टू 0.5 होगा टोटल एरिया का वेटेड एरिया, ठीक है, फरो इरिगेशन में।
फरोज बैरी 8 to 30 सेंटीमीटर डीप एंड 400 मीटर लॉन्ग, ठीक है। फरो कितना बैरी करता है, 8 से 30 सेंटीमीटर डीप और 400 मीटर लंबा, ठीक है। इन फरो इरीगेशन लेस एवेपोरेशन ऑकर एंड लेस पडिंग ऑफ सॉइल, ठीक है। फरो इरीगेशन में बहुत ही कम एवेपोरेशन ऑकर होता है और लेस पडिंग इन सॉइल, मतलब पडिंग ऑफ सॉइल का मतलब जो मिट्टी में पानी जमा नहीं होता, ठीक है। लेस एवेपोरेशन होता है और लेस पडिंग इन सॉइल मतलब मिट्टी में पानी जमा नहीं होता, ठीक है। ये होता है पडिंग का मतलब। फॉर रो क्रॉप्स डीप फरो इज़ वाइडली यूज, रो क्रॉप्स के लिए डीप फरो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और स्मॉल शैलो फरोज सुटेबल होता है क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए एंड इरेगुलर ट्रॉफी में टोपोग्राफी में, ठीक है। रो क्रॉप्स के लिए डीप फरो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है और स्मॉल शैलो फरोज यूज़ किया जाता है क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए, ठीक है। तो ये हो गया फरो इरीगेशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है, कंटूर मेथड। थोड़ा सा इसको रफ कर लें। ठीक है, तो ये कुछ डायग्राम्स बने। ये जैसे हो गया फरो इरिगेशन का ये डायग्राम है। ये यहाँ पे क्रॉप्स लगी हैं, ये पूरा पानी इसमें दी जाता है, ठीक है। ये हो गया बॉर्डर फ्लडिंग, ये ये हो गया बॉर्डर फ्लडिंग। ये हो गया बेसिन फ्लडिंग, ये पेड़ों के और वो बना के। ये हो गया चेक फ्लडिंग, ठीक है। ये पूरा लीव्स बना के, ये, ठीक है। जैसे बॉर्डर फ्लडिंग में था कि लैंड को नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये नंबर ऑफ लॉन्ग पैरेलल स्ट्रिप्स में डिवाइड है, ठीक है। ये पानी है, यहाँ पे लगे रहेंगे प्लांट्स यहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं कंटूर मेथड की। कंटूर मेथड इज़ यूज वेयर एरिया इज़ माउंटेनियस और लैंड स्लोप इज़ वेरी स्टीप। कंटूर मेथड वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पे एरिया माउंटेनियस एरिया हो और लैंड स्लोप है वो बहुत ही स्टीप हो, ठीक है। फिर आता है स्प्रिंकलर इरीगेशन। स्प्रिंकलर इरीगेशन आर्टिफिशियल रेन को बोलते हैं, ठीक है, जिसमें वाटर को अप्लाई किया जाता है सॉइल क्रॉप में इन फॉर्म ऑफ स्प्रे विद द हेल्प ऑफ स्प्रे नोजल, ठीक है। ये बेस्ट टेक्निक है इरीगेशन की। इसमें जो इरीगेशन एफिशिएंसी होती है वो 80% तक होती है, ठीक है। ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर इसमें यूज़ होता है। अडॉप्शन कंडीशन कब करते हैं स्प्रिंकलर इरीगेशन, जब लैंड ग्रेडियंट स्टीप हो, सॉइल इजीली इरोडेबल हो, ठीक है, शैलो रूट क्रॉप्स हो और वाटर टेबल हाई हो। डेफिश मतलब कि वाटर टेबल इज़ हाई, दैट इज़ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर। इरेगुलर टोपोग्राफी हो, एक्सेसिव परमिएबल हो, परमिएबल होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि सैंड हो गया या कि हाईली हाई इम्परमिएबल सॉइल, ठीक है। मेन एक्सेसिबली परमिएबल होने चाहिए क्योंकि वाटर अगर पड़ेगा तो इम्परमिएबल नहीं लिखना चाहिए यार, यहाँ पे हाईली परमिएबल होना चाहिए। इम्परमिएबल होगा तो फिर पानी पहुँचेगा कैसे रूट्स तक। हाईली परमिएबल सॉइल होना चाहिए। क्रॉप्स रिक्वायर्ड हाई एंड क्विक इरीगेशन, ठीक है। क्रॉप्स ऐसी होनी चाहिए जिसमें हाई और क्विक इरीगेशन चाहिए, तो वहाँ पे स्प्रिंकलर इरीगेशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, सीपेज लॉस कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाता है, कोई सीपेज लॉस नहीं है, आपने देखा ही भी होगा कहीं नहीं तो फुटबॉल ग्राउंड में तो देखा ही होगा। क्रॉप्ड एरिया इंक्रीज बाय 16% ड्यू टू रिमूविंग डिचेस। डिचेस को रिमूव करने से क्रॉप एरिया जो है वो 16% बढ़ जाता है, 16%, क्योंकि डिच डिच होने से, डिचेस बनाने से ये एरिया भी तो घेर लेता था। ये यहाँ पे क्रॉप कहाँ लगेंगे, ये तो एरिया गया ना, तो क्रॉप एरिया बढ़ जाता है। अब इस स्प्रिंकलर इरीगेशन के लिए एक छोटी सी यहाँ पे मशीन लगाओ, वो पूरा पानी देगा, ठीक है। प्रिवेंट्स वाटर लॉगिंग, सैलिनिटी एंड लीचेस। वाटर लॉगिंग नहीं होता, सैलिनिटी और लीचेस डाउन ऑफ, वाटर लॉगिंग नहीं होता, ना ही सैलिनिटी होती, ना ही लीचिंग की कोई दिक्कतें आती हैं। मिनिमम लॉस ऑफ इरीगेटेड वाटर, लॉस नहीं होता पानी का इतना ज़्यादा, ठीक है। तो ये होगा एडवांटेजेस स्प्रिंकलर इरीगेशन के, ठीक है। अब बात करते हैं ड्रिप या कि ट्रिकल इरीगेशन। इट इज़ लेटेस्ट इरीगेशन टेक्निक, ये लेटेस्ट इरीगेशन टेक्निक है जिसमें वाटर डायरेक्टली सप्लाई किया जाता है रूट जोन तक, ठीक है। वाटर इज सप्लाइड डायरेक्टली टू द रूट जोन। इसकी इरीगेशन एफिशिएंसी 90% होती है,
ठीक है। इट हेल्प्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इरिगेशन वाटर बाय मिनिमाइजिंग द लॉसेस ऑफ एवेपोरेशन एंड परकोलेशन। ठीक है। ड्रिप इरिगेशन में पानी को डायरेक्ट रूट जोन ऑफ प्लांट्स तक पहुंचाया जाता है। इसमें ना ही एवेपोरेशन होता है और ना ही कोई परकोलेशन होता है। मतलब एवेपोरेशन और परकोलेशन का जो लॉसेस थे उसको मिनिमाइज कर देता है। क्रॉप्स कैन बी ग्रोन सक्सेसफुली ओवर सलाइन लैंड ऑल्सो। सलाइन लैंड है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वाटर सीधे रूट जोन ऑफ प्लांट्स तक पहुंचता है। ठीक है, ये हो गया ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप नोजल आर एमिटेड और वॉल्व इंटरवल 0.15 टू 0.1 मीटर। ड्रिप नोजल या कि एमिटर या कि जिसको वॉल्व इंटरवल है, वो 0.5 से 1 मीटर तक रहता है। वाटर फ्लो रेट जो रहता है 2 से 10 लीटर पर आवर तक रहता है, पर आवर्स। ये एफिशिएंट है और इकोनॉमिकल है यूज फॉर फर्टिलाइजर थ्रू फर्टिगेशन। इकोनॉमिकल यूज फॉर फर्टिलाइजर थ्रू फर्टिगेशन। इट इज़ यूजफुल व्हेन लीचिंग इज रिक्वायर्ड टू रिमूव सॉल्ट्स फ्रॉम द सॉइल प्रोफाइल, क्योंकि सैलाइन लैंड में भी यूज़ हो सकता है। तो यूज़फुल है जब लीचिंग रिक्वायर्ड हो सॉल्ट के लिए, सॉल्ट रिमूव करने के लिए फ्रॉम द सॉइल प्रोफाइल। इट्स हाई वाटर एप्लीकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी। वाटर एप्लीकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी हाई होती है। ठीक है। सब सरफेस ड्रिप वाटर अप्लाइड थ्रू स्मॉल एमीटर ओपनिंग बिलो द सॉइल सरफेस। ठीक है। ये है कुछ ग्राफ। मॉइस्चर अवेलेबिलिटी ऑफ फॉर क्रॉप्स इन डिफिकल्ट इरिगेशन मेथड। ड्रिप मेथड में मॉइस्चर अवेलेबिलिटी रहता है, स्प्रिंकलर मेथड में यहाँ तक रहता है, सरफेस मेथड में और ज़्यादा रहता है। ठीक है। फिर आता है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। सबसे पहले टोटल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूबल सॉल्ट क्या होता है ये देख लेते हैं। ठीक है। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट इन इरिगेशन वाटर इज क्लासिफाइड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। जो सॉल्युबल सॉल्ट इरिगेशन वाटर में कितना सॉल्युबल सॉल्ट है, ये क्लासिफाई होता है किस टर्म्स में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कितना है इस टर्म्स में। एक्सेसिव सॉल्ट रिड्यूस ऑस्मोटिक एक्टिविटीज। एक्सेसिव सॉल्ट ऑस्मोटिक एक्टिविटीज को रिड्यूस करता है और प्रिवेंट करता है एडिक्वेट एरेशन कॉजिंग इंजरीज टू प्लांट ग्रोथ। एक्सेसिव सॉल्ट रिड्यूसेस ऑस्मोटिक एक्टिविटीज एंड प्रिवेंट एडिक्वेट एरेशन कॉजिंग इंजरीज टू प्लांट ग्रोथ। ठीक है। एक्सेसिव सॉल्ट की वजह से जो ऑस्मोटिक एक्टिविटीज़ होती है वो कम हो जाती हैं और एरेशन जो होना चाहिए पर्याप्त प्लांट्स को नहीं मिलता, और जिसकी वजह से प्लांट ग्रोथ में इंजरी, प्लांट को इंजरी पहुंचती है। ठीक है, प्लांट इंजर्ड हो जाते हैं। बैड इफेक्ट ऑफ सॉल्ट डिपेंड्स अपॉन द सॉल्ट कंसंट्रेशन लेफ्ट इन द सॉइल। जो सॉल्ट का इफेक्ट है वो कितना बुरा होगा वो डिपेंड करता है सॉल्ट का कंसंट्रेशन कितना। ठीक है। सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन निकालने के लिए एक फार्मूला है। ठीक है। सी एस इज इक्वल टू, ये है सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन, सी क्यू अपॉन क्यू माइनस सी यू माइनस ब्रैकेट में आर ई। ठीक है, ये है मिलीग्राम पर लीटर में। ठीक है। सी है सॉल्ट कंसंट्रेशन, क्यू है अप्लाइड क्वांटिटी वाटर, सी यू है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर बाय क्रॉप्स, ये है कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर बाय क्रॉप्स, और आर ई है इफेक्टिव या कि यूजफुल रेनफॉल। और तो सी यू माइनस आर ई क्या हो जाएगा, यूज्ड अप इरिगेशन वाटर। मतलब कि कितना वाटर क्रॉप्स को चाहिए, कंजम्पटिव यूज बाय कितना वाटर क्रॉप यूज़ करेगा, और आर ई क्या है, इफेक्टिव रेनफॉल। ठीक है। क्यू है अप्लाई कितना किया गया वाटर। ठीक है। सी है सॉल्ट कंसंट्रेशन और सी एस है सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन। ठीक है। अगर सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन सी एस जो है ग्रेटर देन 700 ppm होता है, ये कुछ प्लांट्स के लिए हार्मफुल है। और अगर सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन सैलिनिटी कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन जो है ग्रेटर देन 2000 ppm होता है, तो ये हार्मफुल होता है सारे क्रॉप्स के लिए। ठीक है। तो अगर सी एस ग्रेटर देन 700 ppm तो इट इज़ हार्मफुल फॉर सम प्लांट्स, एंड सी एस ग्रेटर देन 2000 ppm तो हार्मफुल टू ऑल क्रॉप्स। ठीक है। अब बात करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट की। लो सलाइन वाटर है, तो जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर 100 टू 250 म्यू मोह पर सेंटीमीटर है, तो ये होगा लो सलाइन वाटर, और ये यूज़फुल है सारे क्रॉप्स के लिए, मतलब यूज इन इरिगेशन फॉर ऑल क्रॉप्स। ठीक है। अगर पानी में लो सलाइन, मतलब पानी की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो 100 से 250 म्यू मोह पर सेंटीमीटर तक है, तो ऐसा वाटर होगा लो सलाइन वाटर, और ये सारे क्रॉप्स के लिए इरिगेशन में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है। फिर अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी में 250 से 750 तक है, 250 टू
750 म्यू महो पर सेंटीमीटर, तब ये मीडियम सलाइन वाटर है और इसको कुछ मॉडरेट अमाउंट ऑफ लीचिंग है तब यूज़ कर सकते हैं। कैन बी यूज इफ अ मॉडरेट अमाउंट ऑफ लीचिंग ऑकर्स, कुछ मॉडरेट अमाउंट ऑफ लीचिंग है तब इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पानी की निकलती है 750 से 2250, 750 से 2250 म्यू महो पर सेंटीमीटर निकलती है, तो ऐसा पानी होता है हाई सलाइन वाटर, जो कि C3 कैटेगरी में आएगा, C1 C2 C3 कैटेगरी में। तो ये है नॉर्मल सॉल्ट tolerant plant can be grown without much salinity control. Only high salt tolerant plants can be grown with a special precaution and measure. नॉर्मल सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट जो है, ऐसे केस में अगर अपन इरिगेशन को यूज़ करते हैं तो जो नॉर्मल सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट हैं वो ग्रो हो सकते हैं विदाउट मच सैलिनिटी कंट्रोल, और जो हाई सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट्स हैं उसको ग्रो कर सकते हैं विथ स्पेशल प्रिकॉशन और मेज़र के साथ। ठीक है, तो नॉर्मल सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट तो ग्रो हो जाएंगे बिना ज़्यादा सैलिनिटी कंट्रोल के, लेकिन जो हाई सॉल्ट टॉलरेंट प्लांट हैं वो ग्रो होंगे लेकिन कुछ स्पेशल प्रिकॉशन और मेज़र देना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया हाई सैलाइन वाटर। अगर ग्रेटर देन 2250 है, 2250 से ज़्यादा है म्यू महो पर सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेटर देन 2250 म्यू महो पर सेंटीमीटर, तो ऐसा पानी होगा वेरी हाई सैलाइन वाटर, जो कि C4 कैटेगरी में आएगा। ठीक है, और ऐसा पानी किसी भी इरिगेशन के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर इरिगेशन। ठीक है, तो ये हो गया कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब बात करते हैं प्रपोर्शन ऑफ सोडियम आयन कंसनट्रेशन की। सोडियम आयन कंसनट्रेशन के प्रपोर्शन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो द परसेंट ऑफ सोडियम आयन इज लेस देन 5% ऑफ टोटल एक्सचेंजेबल केटायंस। ठीक है, जो परसेंटेज ऑफ सोडियम आयन होना चाहिए वो 5% ऑफ टोटल एक्सचेंजेबल केटायन से कम होना चाहिए। अगर Na प्लस आयन ग्रेटर देन 10% ग्रेटर और इक्वल टू 10% ऑफ टोटल एक्सचेंजेबल केटायन होता है, तो देन द एग्रीगेशन ऑफ सॉइल ग्रेन्स ब्रेक डाउन एंड हेंस सॉइल बिकम लेस परमिएबल एंड ऑफ पुअर टिल्ड proportion of sodium ion poor proportion of sodium ion concentration is available in soil measured by SAR। तो कुल मिला के अगर सोडियम आयन जो है 10% से ज़्यादा होता है टोटल एक्सचेंजेबल केटायंस के, तो जो एग्रीगेशन ऑफ सॉइल ग्रेन है वो ब्रेक हो जाएगा और सॉइल जो है लेस परमिएबल हो जाएगी। ठीक है, और जो सोडियम आयन कंसनट्रेशन कितना सॉइल में अवेलेबल है वो मेज़र करते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो से। ठीक है, तो कुल मिला के यही चीज़ें लिखी है। और जो सोडियम आयन होना चाहिए पानी में वो लेस देन 5% होना चाहिए टोटल एक्सचेंजेबल केटायंस के। द प्रेजेंस ऑफ सोडियम आयन इज लेस देन 5% ऑफ टोटल एक्सचेंजेबल केटायंस। ठीक है, अगर सोडियम आयन जो है ग्रेटर और इक्वल टू 10% होता है टोटल एक्सचेंजेबल केटायंस के, तो सॉइल एग्रीगेशन ऑफ सॉइल ग्रेन्स ब्रेक डाउन होगा और सॉइल बिकेम लेस परमिएबल हो जाएगी। ठीक है, और सोडियम आयन कंसनट्रेशन कितना अवेलेबल है वो सॉइल में वो मेज़र करेंगे सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो से। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो क्या रिप्रेजेंट करता है? सोडियम हजार्ड्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऐसे यार कैसे मेज़र होता है? Na कंसनट्रेशन ऑफ Na प्लस अपॉन अंडर रूट Ca टू प्लस प्लस Mg2 प्लस अपॉन 2। ठीक है, तो Na प्लस अपॉन अंडर रूट Ca2 प्लस प्लस Mg2 प्लस बाई 2, ये होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ठीक है, तब कुछ वाटर की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो के हिसाब कंपैरिजन में। ठीक है, थोड़ा सा रफ कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो की वैल्यू 0 से 10 है तो ये लो सोडियम वाटर को इंडिकेट करेगा और इसको यूज़ किया जा सकता है सारे सॉइल और क्रॉप्स के लिए। ठीक है, अगर 10 से 18 के बीच है तो मीडियम सोडियम वाटर को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब S2 कैटेगरी में आएगा। लो सोडियम S1 कैटेगरी में आता है और ये कोर्स ग्रेन और या कि ऑर्गेनिक सॉइल विद गुड परमेबिलिटी में यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, कोर्स ग्रेन सॉइल या कि ऑर्गेनिक सॉइल विद गुड परमेबिलिटी में यूज़ किया जा सकता है मीडियम सोडियम वाटर, जब SAR की वैल्यू 10 से 18 के बीच होगी। फिर अगर SAR की वैल्यू 18 से 26 के बीच में है तो ये हाई सोडियम कैटेगरी में आ जाता है, मतलब S3 में, और ये हार्मफुल है ऑन ऑल द सॉइल्स एंड रिक्वायर्ड गुड ड्रेनेज फॉर हाई लीचिंग एक्सेट्रा फॉर प्रॉपर इरीगेशन। ठीक है, हार्मफुल है सारे सॉइल के लिए और एक गुड ड्रेनेज हाई लीचिंग की रिक्वायरमेंट है फॉर और प्रॉपर इरीगेशन रिक्वायर्ड ही ना।
प्रॉपर इरिगेशन के लिए गुड ड्रेनेज, हाई लीचिंग और बहुत सारी और एक्सेट्रा चीज़ें रिक्वायर्ड है फॉर प्रॉपर इरिगेशन, ठीक है। फिर आता है अगर 26 से ज़्यादा है, SAR की वैल्यू ग्रेटर देन 26 है, तो बहुत ही हाई सोडियम वाटर है और ये नहीं सुटेबल है किसी भी इरीगेशन के लिए, ठीक है। तो 0 से 10 लो सोडियम, 0 से 10 लो सोडियम, फिर 8 8 का फ़र्क है, 10 से 18 मीडियम सोडियम, 18 से 26 हाई सोडियम एंड ग्रेटर देन 26 वेरी हाई सोडियम, ठीक है। SAR वैल्यू कैन बी रिड्यूस बाय एडिंग जिप्सम टू द वाटर ऑब्लिक सॉइल। SAR की वैल्यू रिड्यूस की जा सकती है अगर अपन सॉइल में जिप्सम मिला दें, वाटर या सॉइल में जिप्सम मिला दें, ठीक है। पीएच कंसंट्रेशन की बात करें तो जो पीएच ऑफ इरिगेशन वाटर का सुटेबल है वो 6.5 से 8.4 तक पीएच रहे तो सुटेबल अच्छा रहेगा, ठीक है। पीएच रेंज ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन पर्पज 6.5 टू 8.4, ठीक है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सलाइन सॉइल, सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ग्रेटर देन 4000 म्यू मोह पर सेंटीमीटर, तो ऐसा सॉइल सलाइन सॉइल है और वाइट अल्कली है, सलाइन सॉइल एंड वाइट अल्कली। एंड ESP जो है एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज लेस देन 15 है और पीएच वैल्यू लेस और इक्वल टू 8.5 है, तो ऐसी सॉइल सलाइन सॉइल होगी और वाइट अल्कली होगी। मतलब कि अगर सलाइन सॉइल या कि वाइट अल्कली सॉइल की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो ग्रेटर देन 4000 म्यू महो होती है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज लेस देन 15 होता है और पीएच जो होता है लेस और इक्वल टू 8.5 होता है। फिर जो अल्कलाइन सॉइल होती है या कि नॉन सलाइन या कि एल्कली सोडिक या कि ब्लैक एल्कली जिसको बोलते हैं, ठीक है। एल्कलाइन सॉइल या कि नॉन सलाइन सॉइल या कि एल्कली सोडिक सॉइल या कि ब्लैक एल्कली, ऐसी सॉइल की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है लेस देन 4000 म्यू मोह पर सेंटीमीटर होती है एंड ग्रेटर देन 15 एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज होता है और जो इसका जो पीएच होता है वो होता है 8.5 टू 10, ठीक है। एल्कलाइन सॉइल, नॉन सलाइन, एल्कली, सोडिक सॉइल, ब्लैक एल्कली, ऐसी सॉइल का जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है लेस देन 4000 म्यू मोह पर सेंटीमीटर होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ग्रेटर देन 15 होता है और जो पीएच होता है 8.5 से 10 के बीच होता है, ठीक है। फिर आता है सलाइन अल्कली सॉइल। सलाइन अल्कली सॉइल जो है अगर उसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होता है ग्रेटर देन 4000 म्यू मोह पर सेंटीमीटर होता है, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज ग्रेटर देन 15 होता है और पीएच वैल्यू लेस देन 8.5, ठीक है। अब बात करते हैं बोरोन कंटेंट की। तो ये एक एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट है प्लांट ग्रोथ के लिए बोरोन कंटेंट। सेफ लिमिट ऑफ बोरोन कंटेंट की बात करें तो क्वालिटी अगर नॉर्मल है तो लेस देन 3 है ppm है तो नॉर्मल है, 3 से 4 है तो लो है बोरोन कंटेंट, 4 से 5 है तो मीडियम है और 5 से 10 ppm है तो वेरी हाई बोरोन कंटेंट, ठीक है। क्वालिटी रेटिंग वेरी हाई क्वालिटी है बोरोन की। बोरोन अगर लेस देन 3 मिलीग्राम पर लीटर डाला जाए तो नॉर्मल है, 3 से 4 मिलीग्राम पर लीटर तो लो है, 4 से 5 मीडियम है और 5 से 10 वेरी हाई क्वालिटी है, ठीक है। यह है बोरोन कंटेंट। ये एसेंशियल है माइक्रोन्यूट्रिएंट, इट इज़ एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट ग्रोथ। प्लांट ग्रोथ के लिए काफ़ी एसेंशियल है बोरोन कंटेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अपना पहला चैप्टर इरिगेशन इंजीनियरिंग का कंप्लीट होता है, ठीक है, जो कि था इरिगेशन टेक्निक्स एंड क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर। अब नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे वाटर रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स की। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।